Okay, good morning, everyone. So, welcome to today's class. So, from today onwards, we are starting with administrative law and our batch for बिहार जुडिशरी क्रैश कोर्स. तो बिहार जुडिशरी में अभी 3 मंथ्स है, आप लोगों को पता है. डेट भी कल अनाउंस हो गया है, दैट इज 4th of June. तो अभी काफी टाइम है, सफिशिएंट टाइम है, और इस बार हम लोगों ने क्रैश कोर्स बहुत ही जल्दी स्टार्ट कर लिया ताकि हमारे पास सैंपल अमाउंट ऑफ टाइम रहे सिलेबस को कंप्लीट करने का. तो 3 महीने में अच्छे से हमको लगता है कि सारे सब्जेक्ट्स आपके लगभग कंप्लीट हो जाएंगे. ठीक है, तो पहला सब्जेक्ट हम लोगों ने स्टार्ट जो किया है दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, बिकॉज ये सब्जेक्ट जो है बहुत ही मेजर लाइक पोर्शन है आपके पीटी के सिलेबस का, जिसमें कि लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से देखने को मिल जाते हैं, है ना. कॉन्स्टिट्यूशन और एडमिन मिला के लगभग 35-40 क्वेश्चन इस तरीके से आपको प्रीलिम्स एग्जाम में रहता है. और ये एक अनकोडिफाइड लॉ है, तो इसलिए इसको पहले हम लोगों ने सोचा स्टार्ट करके इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं. ठीक है, एंड देन वी विल गो टू अदर लेजिस्लेशन. तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हम लोग क्योंकि आप लोग को नोटिफिकेशन के बारे में लगभग सब कुछ पता ही होगा, जो बिहार जुडिशरी का आया है 155 सीट है, तो उस पर हम लोग कुछ ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट क्लास पे आएंगे. आई होप वो आप लोग खुद से ही फिगर आउट कर लिए होंगे. तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का जो हम लोग अभी क्लासेस करेंगे, इसमें हम लोग टोटल 5 to 6 लेक्चर्स हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पे रखेंगे. और ये जो आपका जो क्रैश कोर्स का जो लेक्चर सीरीज चलेगा, ये बेसिकली प्रीलिम्स एग्जाम के तरफ ही मतलब मेनली फोकस्ड रहेगा. नो डाउट इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस होगा जहां पे भी रेलेवेंट होगा, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में बिना कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किए हुए प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसका क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे. अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का क्वेश्चन जाकर अगर आप देखते हैं, ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का जब आप क्वेश्चन देखेंगे, लाइक लास्ट 3 एग्जाम से आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बिहार जुडिशरी के सिलेबस में आया है, तो इसमें भी काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछा है कि इसका लाइक डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का फीचर क्या है. ठीक है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का लिमिटेशंस क्या है, कोई पर्टिकुलर ऑथर है उनके डेफिनेशन का क्रिटिसिज्म, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रिटिसिज्म और विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑथर. तो बहुत सारे आप क्वेश्चंस देखेंगे जो कि कॉन्सेप्ट बेस्ड ही आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में पूछे जाते हैं. तो उसके लिए हम लोगों को कुछ रेलेवेंट कॉन्सेप्ट्स को तो देखना पड़ेगा ही पड़ेगा. ठीक है, तो हम लोग इस जो पहला क्लास है आज का, आज इसके क्लास में हम लोग बस इन चीजों को देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का नेचर, स्कोप और इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस बेसिकली क्या है. बिकॉज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, मुझे जहां तक लगता है कि बहुत लोगों को समझ ही में नहीं आता कि एक्चुअली में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है क्या, है ना. लाइक कॉन्स्टिट्यूशन के लिए वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन रेफर करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट, बट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के लिए उन लोगों को बस ये पता है इट इज लॉ रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन, बट एक्चुअल पिक्चर माइंड में क्लियर नहीं होता है कि ये एक्चुअली में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ वर्क कैसे करता है. तो इसके लिए इसका पहला चैप्टर जो है, जिसमें कि हम इसके नेचर, स्कोप, डेफिनेशंस, ठीक है, इन सबको जो देखेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट क्लास है यार, ये जो फर्स्ट लेक्चर है. ठीक है, तो अगर आपके कोई फ्रेंड्स अगर मिस भी कर जाएं, तो आज और कल का क्लासेस जो है पब्लिकली उसका वीडियो ग्रुप में भी शेयर कर दिया जाएगा, बट आफ्टर टुडे द ग्रुप विल बी क्लोज्ड, राइट. तो इस लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का, और इसमें हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन जो जानने का कोशिश करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आया क्यों, वाई एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, आखिर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की जरूरत ही क्यों पड़ी हमें. क्योंकि सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, क्योंकि ये आपका बहुत ही न्यूली फाउंड लॉ है. 20th सेंचुरी में बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को रिकॉग्नाइज किया गया कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जैसा चीज होता है, नहीं तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर ही कहीं घुला मिला हुआ था. तो इसको एज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ लॉ 20th सेंचुरी में रिकॉग्नाइज किया गया वर्ल्ड ओवर. तो अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आखिर आया क्यों, सबसे पहले हम ये जानते हैं. तो देखिए, आपको पता है डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट होता है. एक होता है आपका लेजिस्लेचर, एक आपका एग्जीक्यूटिव और एक जुडिशियरी, एक का लॉ बनाने का काम है, एक का उस लॉ को एग्जीक्यूट करने का काम है, और एक जुडिशियरी है जो बेसिकली जो है आपके राइट्स को इन्फोर्स करता है, और जो लेजिस्लेचर्स ने लॉ बनाया या एग्जीक्यूटिव्स ने एक्शन लिया उसको बेसिकली रिव्यू करता है. ठीक है, तो तीनों का अपना अपना वर्क जो है डिफाइन है. अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आया क्यों, ये हमें जानना है. तो यहां पे देखिए, लेजिस्लेचर का काम क्या है, लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव को एग्जीक्यूट करना, जुडिशरी का आपको जो है जस्टिस इंपार्ट करना. अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो बेसिकली किस
एरिया में फॉल करता है? ये सभी को पता होगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बिलोंग टू दिस एरिया, एग्जीक्यूटिव के डोमेन का पार्ट है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। बिकॉज इन तीनों ऑर्गन में डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन जो कंट्री की होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? एग्जीक्यूटिव। ठीक है, एग्जीक्यूटिव जो है आपको डे टू डे कोई भी एक्टिविटी जो आपके देश में हो रही है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब एग्जीक्यूटिव को कैसे आप समझते हैं? प्रेसिडेंट है हायरार्की में, फिर वाइस प्रेसिडेंट है, फिर आपके मिनिस्टर्स हैं, फिर आपके डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं जिनको मिनिस्टर्स हेड कर रहे हैं, फिर उन मिनिस्ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए डिपार्टमेंट्स हैं, और उस डिपार्टमेंट के डिफरेंट पर्सनल्स हैं। ठीक है, आपके आईएएस, आईपीएस, कैबिनेट सेक्रेटरी, सब डिपार्टमेंट को जो है बहुत लोग हेड कर रहे हैं। तो ये आपका पूरा एग्जीक्यूटिव का वर्किंग डोमेन हो जाता है। ठीक है, कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, देन मिनिस्टर्स हु आर हेडिंग पर्टिकुलर मिनिस्ट्रीज, फिर उस मिनिस्ट्रीज के पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, है ना, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल गवर्नमेंट। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, और उन डिपार्टमेंट्स को फिर उन डिपार्टमेंट में बहुत सारे पर्सनल्स काम कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे एग्जीक्यूटिव में आते हैं। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव, आपको आइडिया होना चाहिए कि बेसिकली एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो परफॉर्म हो रहा है वो कौन कर रहा है। तो एग्जीक्यूटिव फंक्शन परफॉर्म किया जा रहा है डिफरेंट अथॉरिटीज के थ्रू, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के थ्रू। तो ये सारे मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, ये सब पर्सनल जो इसमें काम कर रहे हैं, ये सब आपके एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अंदर आते हैं, और ये सब एग्जीक्यूटिव है। तो इन्हीं के काम को रेगुलेट करने के लिए आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बेसिकली है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज बेसिकली इन ऑर्डर टू रेगुलेट द एक्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, क्योंकि इन तीनों ऑर्गन में एग्जीक्यूटिव ही है जो डे टू डे आपका जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको गवर्न कर रहा है। अब इसको देखते हैं। अब क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का जरूरत और क्यों पड़ा, इसके पीछे क्या रीजन है? क्या मॉडर्न डेज में गवर्नमेंट का जो है वर्किंग कैरेक्टर जो है काफी चेंज हो चुका है। पहले लेसेज फेयर का कॉन्सेप्ट था, अब हम लोग वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट की तरफ चल चुके हैं। लेसेज फेयर का जो कॉन्सेप्ट था उसमें बेसिकली क्या था आपका, कि उसमें पुलिस स्टेट होता था। पहले बस पुलिस स्टेट होता था ना, गवर्नमेंट को बस मतलब रहता था लॉ एंड गवर्नेंस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ चीजें हुआ, डिफेंस हुआ कंट्री का, बस उससे गवर्नमेंट को मतलब है। डे टू डे पब्लिक लाइफ में क्या चल रहा है ये लोगों का अपना मैटर था, इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं था। आप देख लीजिए, आप हिस्ट्री पढ़ते हैं बराबर, आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं या मिडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप देखते होंगे कि पहले मान लिया कि किसी को हेल्थ इशू हुआ तो वो कोई डॉक्टर के पास जा रहा, कोई सरकारी इस तरह का गवर्नमेंट की तरफ से ऑथराइज हॉस्पिटल्स वगैरह तो नहीं होते थे। ठीक है, वो कहीं ट्रीटमेंट के लिए लोग खुद जा रहे हैं, एजुकेशन वो लोग खुद ले रहे हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट वो लोग खुद अरेंज कर रहे हैं। जब ब्रिटिशर्स आए इंडिया में, ठीक है, तो उसके बाद आपका थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी बढ़ा, रेलवेज आया आपको ट्रांसपोर्ट में असिस्ट करने के लिए, हेल्थ के लिए काफी सारे हॉस्पिटल्स खोले गए, एजुकेशन इंपार्ट करने के लिए स्कूल्स लाए गए। ठीक है, तो पहले लेसेज फेयर स्टेट था जहां पे केवल और केवल लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और किसी मैटर में गवर्नमेंट जो है लोगों के प्राइवेट मैटर में हस्तक्षेप नहीं करता था। लेकिन अब जो है हम सोशल वेलफेयर स्टेट बन चुके हैं जहां पे लोगों का वेलफेयर इंपॉर्टेंट है। अब ये सोशल वेलफेयर के लिए हमें लोगों के हेल्थ को भी रेगुलेट करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है जो कि जितने भी आपको मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको लाइसेंस देता है। आपको एजुकेशन को रेगुलेट करना है, लीगल एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए बीसीआई है। ठीक है, आपको बहुत सारे ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज हैं, आपके इन्वायरमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट है, काफी डिपार्टमेंट्स हैं। तो अब गवर्नमेंट का जो भी, अब लोगों का जो भी एस्पेक्ट है डे टू डे लाइफ का, उन सबको अब जो है गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। आप सोच के देखिए, आपको गाड़ी चलाना है, आपको लाइसेंस चाहिए, आपको कौन देगा? गवर्नमेंट देगा। पहले ये सब सिस्टम्स नहीं थे, गवर्नमेंट इतना मतलब लोगों के लाइफ में इंटरफेयर नहीं करती थी। इट वाज अ प्राइवेट मैटर ऑफ पर्सन व्हेन द लेसेज फेयर कॉन्सेप्ट वाज इन वोग। लेकिन अब लेसेज फेयर का कॉन्सेप्ट डाइल्यूट हो गया है और अब हम सोशल वेलफेयर स्टेट पे चल गए हैं। आप फूड जो खाते हैं उसके लिए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है जो कि चेक करता है क्वालिटी ऑफ फूड्स को, उसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री बना हुआ है। वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए अलग मिनिस्ट्री बना है, फिर उसको असिस्ट करने के लिए बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, बहुत सारी अथॉरिटीज बनी है, बहुत सारे कमीशंस बने हैं, बहुत सारी कमिटीज बनी है।
तो ये सब क्या है, ये सब बेसिकली आपका एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, क्योंकि ये अल्टीमेटली एग्जीक्यूटिव ब्रांच में फॉल करता है। हम लोगों का अब जो है, जो गवर्नमेंट का जो फंक्शन है वो काफी वाइड हो गया है आज के टाइम में। तो इसलिए इसको रेगुलेट करने के लिए हमें कुछ स्पेशल लॉ की जरूरत थी। अब देखो, अब अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि हमें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की जरूरत क्यों पड़ी। तो अभी हम लोग देख रहे हैं क्योंकि एग्जीक्यूटिव का काम काफी बढ़ने लगा। बढ़ने क्यों लगा? क्योंकि हम लेसेज फेयर के कॉन्सेप्ट से हम वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट में एंटर किए। और वेलफेयर स्टेट में क्या आपके कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया है कि हम क्या है, हम वेलफेयर स्टेट, हम सोशलिज्म के प्रिंसिपल पे वर्क करेंगे, हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करेंगे, है ना, कि हम वेल्थ का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। आपके प्रीएम्बल में ये बात क्लियर दिया गया है। तो यहां पर गवर्नमेंट का रोल काफी बढ़ जाता है। बिजनेस को गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, उसके लिए कंपटीशन कमीशन स्टैब्लिश किया हुआ है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। ओके, तो गवर्नमेंट का रोल जो है काफी ज्यादा बढ़ गया है, और इस कारण से एग्जीक्यूटिव का रोल काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो उसको रेगुलेट करने के लिए आपको कोई ना कोई लॉ चाहिए, और वो लॉ क्यों चाहिए, उसके पीछे एक और बहुत ही बड़ा जस्टिफिकेशन है, वो अभी देखते हैं हम लोग। अब देखिए, अब हम लोगों ने देखना कि एग्जीक्यूटिव का काम काफी बढ़ गया है मॉडर्न वेलफेयर स्टेट में। अब एग्जीक्यूटिव का काम कैसे बढ़ गया है, यहां देखिए नेक्स्ट स्लाइड में। अब एग्जीक्यूटिव का क्या क्या फंक्शन हो गया है हमारे मॉडर्न वेलफेयर स्टेट में। उसका प्राइमरी फंक्शन जो है वो है टू एग्जीक्यूट द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। जो भी पार्लियामेंट लॉ बना रहा है उसको एग्जीक्यूट करना, ये तो एग्जीक्यूटिव का सबसे प्राइमरी फंक्शन है, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक है, ये तो आपका लेसेज फेयर स्टेट था, उस समय भी आपका एग्जीक्यूटिव का ये प्राइमरी फंक्शन था। ये तो पहले से है कि ये प्राइमरी फंक्शन है कि जो भी लॉ पार्लियामेंट बना रही है उसको इंप्लीमेंट करना है, उसको एग्जीक्यूट करना है। ये आपका एग्जीक्यूटिव का प्राइमरी फंक्शन है। बट अब जो है मॉडर्न वेलफेयर स्टेट में एग्जीक्यूटिव का फंक्शन कैसे वाइडन हो गया है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव अब लेजिस्लेटिव फंक्शन भी परफॉर्म करता है। क्योंकि गवर्नमेंट का फंक्शन जब बड़ा हो, वाइड हो गया, अब गवर्नमेंट हर चीज में लोगों के हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में अब जो है वो रेगुलेट करने लगी है। तो पार्लियामेंट के पास ये पॉसिबिलिटी नहीं है, लेजिस्लेचर के पास, लेजिस्लेचर इतने एक्ट नहीं है कि वो हर एस्पेक्ट के लिए लॉ बना सके, हर छोटी छोटी बात के लिए वो लॉ बना सके। तो उसके लिए उन्हें कुछ लॉज को, कुछ पावर्स को डेलीगेट करना पड़ा, देना पड़ा। किसको देना पड़ा? एग्जीक्यूटिव को, क्योंकि एग्जीक्यूटिव जो है वो डे टू डे एक्ट कर रहे हैं। पार्लियामेंटेरियन तो बस पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। जो फील्ड वर्क कर रहा है वो कौन है? वो एग्जीक्यूटिव है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज है। तो जो फील्ड वर्क कर रहा है वो छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख के लॉ बनाएगा कि वहां पे क्या जरूरी है क्या नहीं। आपका कोविड आया तो कोविड में इतने लोगों एक साथ इकट्ठा नहीं होंगे, शादी में 50 लोग इकट्ठा नहीं होंगे। वो एडमिनिस्ट्रेशन ने देखा कि कितना मतलब लाइक वो पावर किसको दिया गया? वो डेलीगेट करके एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को दिया गया था कोविड सिचुएशंस में वैसे नॉर्म्स बनाने के लिए, क्योंकि वो बेटर वे में उन चीजों को एनालाइज कर सकते हैं कि क्या पर्टिकुलर जगह पे क्या किस चीज की जरूरत है। तो छोटे छोटे जो मैटर्स है, अब दिल्ली में आपको ऑड इवन रूल लाया गया पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए। अब लेजिस्लेचर लॉ बनाने जाता तो काफी टाइम उसमें लग जाता। एग्जीक्यूटिव ने देखा कि नहीं, पॉल्यूशन जो है काफी बढ़ गया है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने देखा पॉल्यूशन काफी बढ़ गया है, हम जो है ऑड इवन रूल लेके आ जा रहे हैं। हम जो है रेड लाइट ऑन होगा, गाड़ी के इंजन बंद हो जाएगी, ऐसा रूल लेकर हम आ जा रहे हैं। तो ये सब क्या है? क्विकली एक्ट करने के लिए, क्योंकि अब हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में जो है एग्जीक्यूटिव अब इंटर कर चुका है, गवर्नमेंट इंटर कर चुका है, आपके आपके हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को रेगुलेट कर रहा है। हेल्थ हो गया, वाटर हो गया, सैनिटेशन हो गया, जो भी चीज है, इन्वायरमेंट हुआ। तो उसके लिए एग्जीक्यूटिव को डे टू डे एक्टिविटीज को स्मूथली कंडक्ट करने के लिए, एप्टली कंडक्ट करने के लिए कुछ लॉ बनाने का पावर डेलीगेट करना नेसेसरी। इसलिए एग्जीक्यूटिव आज के टाइम में लेजिस्लेटिव फंक्शन भी परफॉर्म करता है। इस पे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का चैप्टर पढ़ेंगे। अभी हम लोग देख रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आया क्यों। ठीक है, क्योंकि ये अगर जान जाएंगे तो बाकी का सिलेबस बहुत जल्दी कवर हो पाएगा। बहुत लोग को ये प्रॉब्लम ही होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होता ही कि वो, यही नहीं क्लियर होता है दिमाग में। बस पता होता है रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, तो बस एग्जीक्यूटिव करता है। मतलब आपका दिमाग में वो पिक्चर क्लियर होना चाहिए किस तरीके से वो सारा एक्ट हो रहा है। ठीक है, अब डेली आप कोई भी आप एक्ट, जो भी कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं उन सब में आप देखिएगा कोई ना कोई गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट या एजेंसी, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी उस चीज को रेगुलेट कर रही है।
ठीक है, तो ये जो लेजिस्लेटिव फंक्शन है एग्जीक्यूटिव का, ये कैसे एक्सरसाइज होता है? थ्रू डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, जिसमें लॉ को पार्लियामेंट डेलीगेट कर देती है। तो इस पे हम लोग डिटेल में आगे हम लोग एक लेक्चर सेपरेटली करेंगे। फिर अब गवर्नमेंट का वर्क बढ़ा, एग्जीक्यूटिव का वर्क काफी वाइडन हो गया। अब वो एक लॉ को एग्जीक्यूट ही नहीं कर रही है, वो लॉ बना भी रही है, एग्जीक्यूटिव लॉ बना भी रही है। तो अब ऑब्वियसली अब नंबर ऑफ डिस्प्यूट्स उनके एक्शंस के अगेंस्ट काफी ज्यादा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अब उसका किसी का फंक्शन जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा डिस्प्यूट के चांसेस बढ़ेंगे। तो उसको एडजुडिकेट करने के लिए एक रास्ता था कि आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट वो एडजुडिकेट करेगी, बट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहले से ही केसेस से ओवरबर्डन्ड है। तो इसलिए क्या किया गया कि एग्जीक्यूटिव को कुछ जुडिशियल फंक्शंस भी दे दिया गया इन द फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स कॉन्स्टिट्यूट करके, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स को आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी मिल चुका है अंडर 323A(b) कि अब जो है एग्जीक्यूटिव अभी तक लॉ एग्जीक्यूट कर रही थी, लॉ बना रही थी, अब वो एडजुडिकेट भी करेगी इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट ट्रिब्यूनल्स। तो अब देखते हैं इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल, कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल, तो ये सब जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो ये सब क्या है? ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स है, ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को ही ये दे दिया गया है ये पावर। ये सब एक्चुअल में आपके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उस हायरार्की में ये कोर्ट में नहीं आते, ये लोग एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हैं। दे आर नॉट बाउंड बाय द रूल्स ऑफ सीपीसी एंड एविडेंस, जो कि बहुत टाइम लेगा कोई भी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने में। जो भी उस तरीके के मैटर है, सर्विस मैटर है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट आ रहा है वो ट्रिब्यूनल्स देखेंगे, क्योंकि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, नंबर ऑफ केसेस पहले से वहां ज्यादा है, वहां पे मैटर सॉल्व होने में काफी टाइम लग जाएगा, और जो ऑलरेडी जो बर्डन जुडिशियल सिस्टम है वो और ओवर बर्डन हो जाएगा। तो इसलिए एग्जीक्यूटिव को अब एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिशियल पावर भी दे दिया गया, कुछ जुडिशियल फंक्शंस भी उसे परफॉर्म करने को दे दिए गए इन द फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एग्जीक्यूटिव का वर्क जो है इतना ज्यादा वाइड हो गया है। तो अब देखो, अब यहीं से आपको पता चल जाएगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की जरूरत हमें क्यों पड़ी। क्योंकि जब किसी एक ही अथॉरिटी को, अब कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, उसके पास अगर लॉ बनाने का भी पावर है, उसके पास लॉ को एग्जीक्यूट करने का भी पावर है, उसके पास एडजुडिकेट करने का भी पावर है, तो इसके पास तो एक तरीके से एब्सोल्यूट पावर लग रहा है कि आ गया है। लॉ बना भी सकता है, एग्जीक्यूट भी कर सकता है, एडजुडिकेट भी कर सकता है। तो पावर का जनरली टेंडेंसी क्या होता है? पावर करप्ट। कि जो पावर होता है वो जनरली क्या करता है? करप्ट करता है लोगों को, और एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। तो जस्ट इन ऑर्डर टू चेक दैट द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी डज नॉट अब्यूसेस द पावर गिवन टू इट, कि उनको जो ऑलरेडी जो शक्तियां दी गई हैं, पावर दी गई हैं, उसका अब्यूज ना करे, क्योंकि उसको बहुत ही वाइड पावर दे दिया गया है मॉडर्न वेलफेयर स्टेट में। तो वो अपने पावर का अब्यूज नहीं करे, इसके लिए आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बना है। ठीक है, तो आई होप ये सभी को क्लियर होगा कि वाई एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ केम इनटू पिक्चर। क्योंकि अब जो है मॉडर्न वेलफेयर स्टेट में एंटर कर चुके हैं। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव जो कि डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज के थ्रू वर्क करती है, उसका फंक्शन काफी वाइड हो गया है। लॉ पहले बस एग्जीक्यूट करने का पावर था, अब लॉ बनाने का भी पावर है, एडजुडिकेट करने का भी पावर है। तो इसलिए इनके पास इतने ज्यादा पावर्स हैं, तो उस पर लिमिट चेक लगाने की भी जरूरत है, नहीं तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी उसका मिसयूज कर सकती है। तो वो मिसयूज ना करे अपने पावर्स का, इसलिए आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है। और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बताता है कि अगर आप लॉ बना रहे हैं तो पार्लियामेंट ने जितना आपको अथॉरिटी दिया है आप उतना ही बनाएंगे। आप एक्सेसिव डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। आप जब भी एडजुडिकेशन कर रहे हैं, आप वहां पे नेचुरल जस्टिस को फॉलो करेंगे, जो कि हम लोग पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में। यही सब तो पढ़ना है ना हमें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में, कि कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है तो वो कहीं अपना डिस्क्रिशन एक्सरसाइज कर रही है, तो वो मैलाफाइड नहीं होना चाहिए, इररिलेवेंट नहीं होना चाहिए। तो ये सब क्या है? ये सब बेसिकली आपके एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को चेक करने के लिए ही ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर ये सब कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना होता है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होगा सभी का कि वाई एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ केम इनटू एग्जिस्टेंस। ओके, किसी को डाउट होगा पूछ लेना हैंड रेज करके, डायरेक्ट माइक अनम्यूट करके नहीं।
ओके, बिकॉज ऑल द पावर एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल सब एक ही के पास है, तो पावर जनरली करप्ट करता है और एब्सोल्यूट पावर एब्सोल्यूटली। तो इसी के अब्यूज को चेक करने के लिए आपका बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एग्जिस्टेंस में आया। अब आते हैं हम लोग मीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पे, कि एक्चुअली में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का मतलब क्या होता है, और कुछ हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के एग्जांपल्स को भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आइए मीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का मतलब क्या होता है, जनरल मीनिंग, बहुत ही जनरल सिंपल सा मीनिंग है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज अ ब्रांच ऑफ पब्लिक लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है, ये एक पब्लिक लॉ का ब्रांच है, विच डील्स विथ लीगल प्रिंसिपल्स governing the actions and decision of administrative agencies of the government। क्या एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक ब्रांच है पब्लिक लॉ का, जो कि बेसिकली डील करता है लीगल प्रिंसिपल से, जो कि उन एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज के एक्शन और डिसीजन को रेगुलेट करता है। अब कैसे लीगल प्रिंसिपल, नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का प्रिंसिपल, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन का प्रिंसिपल, जो कि ये सब चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में आगे चल के। ठीक है, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का प्रिंसिपल, की जो भी लीगल प्रिंसिपल्स उन एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज जो है उनके एक्शंस और डिसीजन को गवर्न करने में आपको हेल्प करता है, वो हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर डील करते हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ब्रांच है पब्लिक लॉ। ये तो क्लियर होगा सभी को, कोई बताओ पब्लिक लॉ क्या होता है, एनीवन, व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक लॉ? पब्लिक लॉ और प्राइवेट लॉ में क्या डिफरेंस होता है, कोई बता सकता है? which governs the relation between the public and the government. अच्छा, जैसे एग्जांपल दो कुछ कुछ। Constitutional law, और अपार्ट तो सर ये सीआरपीसी हो गया, आईपीसी हो गया, ओके, प्राइवेट लॉ का एग्जांपल? कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो बेसिकली पब्लिक लॉ का मतलब क्या होता है, जो कि गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच के रिलेशन को, पब्लिक लॉ के अंदर किसके रिलेशन को रेगुलेट किया जाता है, गवर्नमेंट और जो इंडिविजुअल है। ठीक है, इंडिविजुअल या फिर पब्लिक, कलेक्टिवली पब्लिक मिलके भी। ठीक है, प्राइवेट इंडिविजुअल में इंडिविजुअल और इंडिविजुअल के रिलेशन को रेगुलेट किया जाता है। जैसे आपका फैमिली लॉ, फैमिली लॉ आपका प्राइवेट लॉ हो गया, कॉन्ट्रैक्ट आपका प्राइवेट लॉ हो गया, सोगा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। और पब्लिक लॉ आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, आपका आईपीसी। ठीक है, क्योंकि कोई भी ऑफेंस आप करते हैं वो भी स्टेट के अगेंस्ट ही होता है, तो वो भी गवर्नमेंट और इंडिविजुअल के बीच के रिलेशंस को रेगुलेट कर रहा है। तो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है, ये भी ब्रांच है पब्लिक लॉ का। मतलब यहां पे भी जो गवर्नमेंट है और इंडिविजुअल उनके रिलेशन को रेगुलेट किया जा रहा है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी डायरेक्टली अपने एक्ट से किसको इंपैक्ट कर रही है, किसी इंडिविजुअल को, पब्लिक को। ठीक है, तो उन लोग के बीच के रिलेशंस को रेगुलेट करने के लिए आपका बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होता है। ठीक है, अब एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी क्या होती है या एजेंसी क्या होती है? तो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी या एजेंसी जो होती है, जो कि आपका सेंट्रल, स्टेट और लोकल लेवल पे एक्ट कर रही है, एग्जीक्यूट कर रही है लॉज को। ठीक है, और जिनका मेन काम क्या है, गवर्नमेंट ने जो भी पॉलिसीज बनाया है, लॉज बनाया है, ठीक है, उसको जो है इंप्लीमेंट करना, रेगुलेट करना, पब्लिक का जो रिसोर्स है उसको मैनेज करना, डे टू डे एक्टिविटी, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को बेसिकली रेगुलेट करने का जो काम जो है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी या एजेंसी के पास होता है। अब आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी और अथॉरिटी का एग्जांपल क्या हो सकता है? अब आपके जो आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, डीएम, एसटीएफ, डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री, फाइनेंस, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेबी, आरबीआई, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मतलब ये सब बस हम एग्जाम्पल देके आपको क्लियर करना चाह रहे हैं कि बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज कौन कौन है और किनके ऊपर ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, किनके एक्शंस पे ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ अप्लाई करता है। तो जो भी आपके एग्जीक्यूटिव, जो भी आपका एडमिनिस्ट्रेशन से इन्वॉल्व है लोग, उन सब पे ये डिपेंड करता है। अब देखो, एडमिनिस्ट्रेशन में लोग कभी कभी सोचते हैं बस ब्यूरोक्रेट है, ब्यूरोक्रेट नहीं। अब आजकल बहुत सारे कमीशंस बन गए हैं, बहुत सारे पब्लिक कॉर्पोरेशंस बन गए हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेशन का काम करती है। ठीक है, बहुत सारे कॉर्पोरेशंस है, बहुत सारे डिफरेंट ऑफिशियल्स को ये वर्क अलॉट किया जाता है, तो वो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के परव्यू के अंदर आते हैं। ठीक है, कि जो भी एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट से बिलोंग करता है,
एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट मैंने पहले स्लाइड में क्लियर किया कि जो भी आपका एग्जीक्यूटिव ब्रांच क्या हुआ, प्रेसिडेंट, फिर उनके नीचे आपके मिनिस्टर्स, फिर मिनिस्ट्रीज, फिर उनको उनके वर्क को करने के लिए डिपार्टमेंट्स, फिर उन डिपार्टमेंट्स को असिस्ट करने के लिए डिफरेंट एजेंसीज, और जो भी ऑफिशियल्स उनके लिए वर्क कर रहे हैं वो सब आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच से बिलोंग करते हैं, और उन सब पर ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आपका अप्लाई करता है। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बेसिकली आपका क्रिएट कैसे हुआ है, इसके पावर्स क्या है, तो ये सब आपके कॉन्स्टिट्यूशन या फिर किसी स्टैच्यू के थ्रू ही क्रिएट होते हैं। लाइक डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो है वो क्रिएट होता है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू या फिर कोई लेजिस्लेशन के थ्रू, कोई लॉ बना के अब इन्वायरमेंटल एक्ट के अंदर आपका सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बना दिया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपका फाइनेंस कमीशन बना दिया, ठीक है, आपका पब्लिक सर्विस कमीशन बना दिया। तो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी क्रिएट कैसे हो सकता है, या तो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, याद कर लीजिएगा प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, और बाई लेजिस्लेशन यानी स्टैच्यू के थ्रू, और फिर वो जहां पे वो क्रिएट किया जाता है वहीं पर उसको पावर भी कन्फर किया जाता है, ठीक है, और उनको वेरियस रूल मेकिंग पावर, ठीक है, पेनल्टीज इंपोज करने का पावर, बहुत सारे पावर्स जो है वो दिए जाते हैं, ठीक है। तो आई थिंक यहां तक हम लोग बस बेसिक समझने की कोशिश कर रहे थे कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होता क्या है, किस पे अप्लाई करता है, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का मतलब क्या होता है। आई होप यहां तक सभी को क्लियर होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग ये देखते हैं कि व्हाट इज द नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का बेसिकली क्या नेचर होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में आपका कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़िएगा। इसमें ऐसा नहीं है कि मतलब ये पर्टिकुलर सेक्शन पढ़ लिए, बस ये मतलब पॉइंटर्स में पढ़ लिए तो इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसका प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी सॉल्व करने के लिए आपको सब्जेक्ट का इसका अच्छा अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, क्योंकि आप देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ 2016 में इंट्रोड्यूस हुआ था। आप उसके क्वेश्चंस को आज थोड़ा हमको आने में लेट हो गया, नहीं तो हम पहले आप वही सोचे थे कि आपको तीनों ईयर का क्वेश्चन दिखा लेते। कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास में आगे दिखा लेंगे उसको। आप लोग देखिएगा वो क्वेश्चंस जो है इतने इजी नहीं आते एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रहते, वहां पे मतलब कुछ कंसेप्चुअल ही क्वेश्चन होता है, तो इसलिए आपको थोड़ा इसको अच्छे से ये सब्जेक्ट प्रिपेयर करना है, और ये मार्क्स भी काफी ज्यादा कंटेंट करता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। अब नेचर में देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का बेसिकली नेचर क्या होता है। तो पहला तो हम लोग डेफिनेशन में ही पढ़ लिए कि इट इज अ ब्रांच ऑफ पब्लिक लॉ, मतलब ये बेसिकली गवर्नमेंट और इंडिविजुअल, स्टेट और इंडिविजुअल के रिलेशनशिप को रेगुलेट करने के लिए ये लॉ बना हुआ है। दूसरा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आपका अनकोडिफाइड लॉ है, ये तो आपको पता है। तो अनकोडिफाइड लॉ है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आपका बेसिकली इवॉल्व कैसे हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आपका इवॉल्व कैसे हुआ है, हाउ इट हैज इवॉल्व। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इवॉल्व हुआ है थ्रू जुडिशियल डिसीजन। जो सुप्रीम कोर्ट के डिफरेंट जुडिशियल डिसीजंस आते हैं उसके थ्रू आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इवॉल्व हुआ है। बहुत सारे हम लोग लैंडमार्क केसेस हम लोग देखेंगे इस एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में। एडीएम जबलपुर हो गया, ठीक है, इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण, ये सब आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के ही कॉन्टेक्स्ट में ये सारे जजमेंट्स आपको, डिसीजंस जो है आपको दिए गए हैं, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इवॉल्व कैसे हुआ है, थ्रू वेरियस जुडिशियल डिसीजन, बिकॉज इट इज नॉट अ कॉडिफाइड लॉ, राइट। नेक्स्ट है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर क्या दिया गया है, इसके अंदर पावर्स और साथ साथ लिमिटेशंस दिया गया है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के ऊपर, कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के का पावर क्या है और उस पावर पे क्या रिस्ट्रिक्शन है। लाइक नेचुरल जस्टिस उसको फॉलो करना है, एक्सेसिव डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का उसको एक्सरसाइज नहीं करना है, उसको बायस नहीं रहना है, ठीक है, उसको अपना एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन प्रॉपर वे में एक्सरसाइज करना है। तो ये सब क्या है, ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में ही प्रोवाइड किया गया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एक्ट क्या कैसे करेगी और उसके पावर्स पे क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस है, क्या वो नहीं कर सकती है, ये भी आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में दिया गया, क्योंकि ये तो कहीं नहीं दिया गया था ना। अब मान के चलिए कॉन्स्टिट्यूशन में आपको क्रिएट कर दिया गया है पावर, तो बहुत सारे ऑर्गन्स क्रिएट कर दिए हैं, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन डिफरेंट क्रिएट कर दिए गए हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन क्रिएट कर दिया गया है, फाइनेंस कमीशन क्रिएट कर दिया गया है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल क्रिएट कर दिया गया है, और उन बताया गया है इनका ये पावर है। लेकिन वो पावर कैसे एक्सरसाइज करेंगे, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में डील नहीं किया गया है। ये कहां डील किया गया है, वो किया गया है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज
किस तरीके से एक्ट करेगी, किन रिस्ट्रिक्शंस को उसको फॉलो करना है, उन सबको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बताता है। ठीक है, और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ लास्ट में आपको यह भी बताता है कि क्या रेमेडीज जो है आपको, अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी अगर अब्यूज कर रही है पावर का, तो फिर क्या क्या रेमेडीज आपके पास है। तो रेमेडीज इन द फॉर्म ऑफ कॉम्पनसेशन, या फिर जो रिट जो है हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, वो सारे इशू कराए जा सकते हैं। तो रेमेडीज भी आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में ही प्रोवाइड किया गया है। तो इट इज द लॉ रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन। अब वो एडमिनिस्ट्रेशन कौन कौन से काम करेगा, वो काम कैसे करेगा, उस काम को करने में क्या रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करेगा, और अगर वो वॉयलेट करता है लोगों के राइट को, तो उसको रेमेडी भी प्रोवाइड करने की बात, ये सारी बात कहां दी गई है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में। इसीलिए इसको बोलते हैं इट इज अ लॉ रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया व्हाट इज द नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। अब क्योंकि हम लोग जो है प्रीलिम्स एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए हम लोग इन क्लासेस को पढ़ रहे हैं, इन क्लासेस को, इसलिए कुछ कुछ चीजें हमें थोड़ा याद भी करना होगा, जो कि कंसेप्चुअल डिस्कशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वो याद करना होगा, एग्जाम से पूछा जा सकता है। जैसे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑरिजिन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का कहां से हुआ। आई होप ये क्लियर होगा सभी का कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होता कैसे है और कैसे ये फंक्शन करता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का ओरिजिन क्या है, ये कैसे ओरिजिनेट है, हाउ डिड इट केम इनटू पिक्चर। एनी आइडिया, एनीवन? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कैसे ओरिजिनेट हुआ, किस कंट्री में ओरिजिनेट हुआ था? सर इटली में सर मोंटेस्क्यू वगैरह ने किया था सर, ये फ्रांस ड्रॉइट फ्रांस एडमिनिस्ट्रेट, हाँ फ्रांस, राइट ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव। ड्रॉट एडमिनिस्ट्रेटिव, ये किस, ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को ही बोला जाता है। तो ये कौन सा लैंग्वेज है ड्रॉट एडमिनिस्ट्रेटिव? फ्रेंच है सर। फ्रेंच इट इज फ्रेंच। देखो, ओरिजिन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का कहां हुआ, ये हुआ तुमको फ्रांस में। अब फ्रांस में ये कैसे ओरिजिनेट हुआ, अब ये समझो, अब इस पिक्चर से आपका पूरा क्लियर हो जाएगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आखिर पिक्चर में आया कैसे। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का ओरिजिनेशन फ्रांस में हुआ। क्यों फ्रांस में हुआ? क्योंकि फ्रांस में दो तरीके का लॉ होता था। ठीक है, एक आपका ऑर्डिनरी लॉ, ठीक है, जो कि लोगों के राइट्स और ड्यूटीज उसको बताता था, और एक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जिसको कि ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव बोलते हैं, जो कि लोगों और स्टेट के बीच के रिलेशन को गवर्न करता था, उसको बोलते थे हम ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव। तो फ्रांस में ही दो तरीके का लॉ होता था। फॉर द फर्स्ट टाइम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ केम इनटू एग्जिस्टेंस इन फ्रांस, और इसको बोला जाता था ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव। फ्रांस में दो तरीके के लॉ थे, एक ऑर्डिनरी लॉ थे जो कि नॉर्मल लोगों के बीच के राइट्स को आपस में, जो राइट्स और ड्यूटीज ऑब्लिगेशन है उसको गवर्न के लिए करने के लिए थे, और जो स्टेट और इंडिविजुअल के बीच में जो रिलेशन इसको गवर्न करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ था। अब ये जो ऑर्डिनरी लॉ के अंदर जो डिस्प्यूट्स होता था उसके लिए आपका ऑर्डिनरी कोर्ट था। ठीक है, बट ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के जो डिस्प्यूट्स होते थे उसके लिए ये लोग एक स्पेसिफिक कोर्ट बनाए थे, और इसी को देखते हुए अब एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स जो है आप देख रहे हैं कि मतलब हम लोग देखते हैं आए दिन कि हर चीजों के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स बना हुआ है। ठीक है, ये पूरा सिस्टम फुल्ली डेवलप फ्रांस में हो चुका था। धीरे धीरे करके ये अदर कंट्रीज में, फिर यूके में गया, फिर अब वहां से इंडिया आया। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी आपका सिस्टम है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का, ये पूरा का पूरा फ्रांस से ही बोरो किया हुआ है बहुत हद तक, क्योंकि वहां पे ऑर्डिनरी लॉ के लिए सेपरेट कोर्ट थे, ऑर्डिनरी कोर्ट थे, और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को गवर्न करने के लिए, ठीक है, ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव को गवर्न करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट थे, और उसका नाम था काउंसिल डी एटाट। ये याद रखिएगा नाम, ये सब एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट का नाम था काउंसिल डी एटाट, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का नाम था ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव। फिर ये काउंसिल डी एटाट को किसने स्टैब्लिश किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो इसको जो है नेपोलियन ने किया था इन 1799। दिस काउंसिल डी एटाट एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय नेपोलियन इन 1799। ओके, तो ये आप ओरिजिन से रिलेटेड इतने सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। फ्रांस में हुआ था, इसको फ्रांस में जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव बोलते हैं, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट थे जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स थे उसको
एडजुडिकेट करने के लिए जो कोर्ट्स बनाए गए थे उसको काउंसिल डी एटैट बोलते थे, और इसको एस्टैब्लिश किसने किया था? नेपोलियन ने 1799 में। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में हर साल आपको यहां से क्वेश्चन आया ही आया है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। अब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बहुत सारे जूरिस्ट ने डेफिनेशन दिया हुआ है और आपसे डेफिनेशन एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, तो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो है जिसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, उन सबको हम लोग डिस्कस करें और कोशिश करेंगे कि कैसे वो डेफिनेशन याद हो जाए। प्रीलिम्स एग्जाम के लिए तो वर्ड बाय वर्ड आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बट कुछ ट्रिक्स के थ्रू आपको एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि ये पर्टिकुलर डेफिनेशन किसने दिया। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. चलिए इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पे आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के। और डेफिनेशंस को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ठीक है? जितने बार आप डेफिनेशंस अलग अलग पढ़ेंगे उतना ही आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो उतना ही क्लियर होते चला जाएगा, ठीक है? कोई भी सब्जेक्ट का जो है डेफिनेशंस मीनिंग्स अगर बहुत अच्छे से क्लियर रहता है तो बाकी की चीजें बहुत आसान हो जाती हैं समझ। नहीं तो बेसिक ही नहीं क्लियर होता है सब्जेक्ट का कि वो सब्जेक्ट है क्या, तो बाकी बस रटते रहते हैं लोग कि हाँ नेचुरल जस्टिस का ये एसेंशियल्स है, इस केस में ये आया, उसमें ये आया। जब उस तरीके से आप समझिएगा तो मीनिंग और डेफिनेशन को अच्छे से, तो वो खुद क्लियर हो जाएगा सब कुछ। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हम लोग देखते हैं, दैट इज गिवन बाय सर आइवोरी जेनिंग्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अब ये इंपॉर्टेंट कैसे है इसमें देखिए, ये एग्जाम में पूछा हुआ भी क्वेश्चन है और इस डेफिनेशन में कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। वो ड्रॉबैक्स को भी हम लोग देखेंगे क्योंकि एग्जाम में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इस पर्टिकुलर जो इसके डेफिनेशन के क्या ड्रॉबैक्स हैं। इवन मेंस में भी आपको ये हेल्प करेगा। तो इसका डेफिनेशन क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज द लॉ रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन। इन्होंने बोला कि ये लॉ है एडमिनिस्ट्रेशन से जो रिलेट करता है, और ये करता क्या है? ये बताता है इट डिटरमाइंस ऑर्गेनाइजेशन, पावर, ड्यूटी एंड फंक्शंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। कि जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज है उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा, उसका क्या पावर होगा, उसका क्या ड्यूटी होगा और क्या फंक्शन होगा। तो देखो, अब इस डेफिनेशन को याद करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, बस ट्रिक देख सकते हैं। क्या इसने क्या बोला कि क्या ऑर्गेनाइजेशन, पावर, ड्यूटी और फंक्शन होगा, बस इसके बारे में इसने बताया और कुछ नहीं बोला। इसने वो बस ये बताया कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी का क्या ऑर्गेनाइजेशन, पावर, ड्यूटी और फंक्शन होगा, और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज अ लॉ रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसके डेफिनेशन में काफी सारे ड्रॉबैक्स हैं। अब वो क्या ड्रॉबैक्स हैं कि पहला ड्रॉबैक तो ये देख लो कि इसके डेफिनेशन से यही क्लियर नहीं हो रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में डिफरेंस क्या है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ तो सेपरेट ब्रांच है ना, हम लोगों ने देखा। अब ये इसका डेफिनेशन तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के जैसा है। अब क्योंकि किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी का ऑर्गेनाइजेशन, पावर, ड्यूटी और फंक्शन तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। आपका पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो कैसे एग्जिस्टेंस में आएगा, उसका कौन चेयरमैन रहेगा, उसका क्या पावर रहेगा, उसका क्या ड्यूटी रहेगा, उसका क्या फंक्शन रहेगा। सिमिलरली फाइनेंस कमीशन में कौन कॉन्स्टिट्यूट करेगा, कैसे उसका ऑर्गेनाइजेशन होगा, क्या फंक्शन होगा, ठीक है। ट्रिब्यूनल्स जो है उसके क्या क्या फंक्शंस होंगे,
तो ये तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, तो इसके डेफिनेशन में यही क्लियर नहीं हो रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में डिफरेंस क्या है। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जहां तक हम लोग को पता है वो क्या है, वो बेसिकली बताता है कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी अपना फंक्शन परफॉर्म करेगी और क्या लिमिटेशन होगा उसके पावर के ऊपर। बट ये डेफिनेशन में केवल कॉन्स्टिट्यूशनल डेफिनेशन इसका दे दिया है कि पावर, ड्यूटी और फंक्शन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी का क्या है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बताता है। नहीं, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बताता है कि क्या क्या पावर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एक्सरसाइज करेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ तो उस पर रिस्ट्रिक्शंस बताता है, उस पर क्या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जब राइट वायलेट करेगी तो क्या रेमेडी होगा वो बताता है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन को भी क्रिटिसाइज किया गया है दो ग्राउंड पे कि इसके डेफिनेशन में कोई भी रेमेडीज की तो बात ही नहीं की गई है कि अगर कोई अग्रीव्ड पर्सन है और उसका राइट अगर किसी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ने इंफ्रिंज कर दिया तो उसके पास क्या रेमेडी है, इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं है। और इसका डेफिनेशन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बीच में जो डिस्टिंक्शन है उसको क्लियर कर ही नहीं रहा है, बहुत ही इंटरमिक्स्ड है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो बातें की गई वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में की जाती है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में वो कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एक्ट करेगा, क्या उसके पावर पर रिस्ट्रिक्शन होगा, उसके बारे में बात की जाती है। तो इन दो ग्राउंड पे इसको क्रिटिसाइज किया गया है। वैसे इसका डेफिनेशन याद करने के लिए सिंपल से याद रखिएगा कि इसमें जो है किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी का पावर, ड्यूटी और फंक्शन क्या होगा, बस उसके बारे में आइवरी जेनिंग्स ने बताया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन इज वेड का जो डेफिनेशन है। वेड का क्या डेफिनेशन है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज दैट ब्रांच ऑफ लॉ विच डिटरमाइंस ऑर्गेनाइजेशन, पावर एंड ड्यूटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। यहां तक तो ये जेनिंग्स वाला ही डेफिनेशन है, बट इसके बाद ये और कुछ ऐड करता है, एंड द मैनर एंड मेथड ऑफ देयर वर्किंग। ये डेफिनेशन ज्यादा कंप्लीट लग रहा है, यहां पे बताया जा रहा है इस बात को कि किस तरीके से वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी वर्क करेगी। द राइट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ देयर मेंबर्स, कि उनका क्या लाइबिलिटी होगा अगर वो किसी के राइट को इन्फ्रिंज करेंगे, और क्या रेमेडी मिलेगा अग्रीव्ड पर्सन को जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के डिसीजन से अग्रीव्ड होगा। तो दिस डेफिनेशन ऑफ वेड इज मच कंप्लीट देन द आइवरी जेनिंग्स। ठीक है, कि ये ऑर्गेनाइजेशन, पावर और ड्यूटी तो बताता ही है, साथ ही साथ मैनर और मेथड कैसे वो वर्क कर रहा है ये भी बताता है, राइट और लाइबिलिटी भी बताता है मेंबर्स का क्या होगा और क्या रेमेडी उनको अवेलेबल होगा। और इन्होंने ये भी बताया था इस डब्ल्यू.आर. वेड ने, ये कभी एलएलएम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, जितने भी क्वेश्चंस आपके एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से एलएलएम के एग्जाम में या नेट के एग्जाम में या जुडिशरी में पूछे गए हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए हम आपको नोट्स की प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यही सब चीज जो है बेसिकली पूछ लेता है कि किसी ऑथर ने क्या बोला, किसी जूरिस्ट ने क्या बोला, तो इन सब चीजों का आप ध्यान देते रहिएगा, सबको 4-5 बार देखिएगा तो याद हो जाएगा खुदा। फिर वेड ने ये भी बोला कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज बेसिकली द लॉ रिलेटिंग टू कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंटल पावर्स। जो भी गवर्नमेंट का पावर है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं गवर्नमेंट का पावर, एग्जीक्यूटिव ब्रांच का पावर लॉ बनाने का भी है, एडजुडिकेशन का भी है, एग्जीक्यूशन का भी है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए जो लॉ होता है वही एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है। तो इट इज अ लॉ रिलेटिंग टू कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंटल पावर। सो दिस डेफिनेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ वाज गिवन बाय वेड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, तो देखिए अब इस डेफिनेशन को याद करने के लिए क्या क्या कीवर्ड्स आप याद कर सकते हैं। इसमें मैनर और मेथड बताया गया है वर्किंग का कि किस तरीके से, 2-3 कीवर्ड अगर हर डेफिनेशन में याद कर लोगे ना, जो कि मतलब बाकी के डेफिनेशन से उसको डिफरेंशिएट करता है, तो उससे आपका पकड़ा जाएगा कि किसने क्या बोला था। अगर आपको पूरा याद नहीं हो रहा है, तो पूरा याद हो गया तब तो वेल एंड गुड, बट पूरा याद नहीं हो रहा है तो इस तरीके से आप ट्रिक्स ये अप्लाई कर सकते हैं कि इसने बस ऑर्गेनाइजेशन, पावर, ड्यूटी और फंक्शन के बारे में बोला, इसने उसको तो बोला ही, प्लस मैनर और मेथड वो कैसे वर्क करेंगे और क्या रेमेडीज होगी उसके बारे में भी वेड ने बताया। नेक्स्ट डेफिनेशन इज ऑफ केसी डेविस। केसी डेविस जो है, इन सब में आपको बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज वर्ड यूज किया गया है। केसी डेविस ने अपने डेफिनेशन में एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज वर्ड यूज किया है। ये सब आप थोड़ा फिगर आउट कर सकते हैं, जिससे आप थोड़ा बाकी के डेफिनेशन से दूसरे डेफिनेशन को अलग कर सकते हैं। तो केसी डेविस ने क्या बताया कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज द लॉ कंसर्निंग द पावर एंड प्रोसीजर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी, कि क्या उसका पावर होगा किसी एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी का और क्या प्रोसीजर होगा, वो कैसे फॉलो करेगा अपने प्रोसीजर को, वो नेचुरल जस्टिस फॉलो करेगा, वो अपने डिस्क्रिशन का एक्सरसाइज करेगा। तो ये सब कुछ आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बताता है कि इट इज अ लॉ विच कंसर्न द पावर एंड प्रोसीजर विच विल बी followed by administrative agency, including especially the law governing judicial review of administrative action। कि जुडिशियल रिव्यू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन का कैसे किया जाएगा, ये भी आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में ही बताया गया है।
कि आप वहां पे रिट्स इशू करके जुडिशियल रिव्यू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन का आर्टिकल 32 के अंदर, आर्टिकल 226 के अंदर आप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन जो है बेसिकली स्टेट का एक्शन होता है और स्टेट के अगेंस्ट आपको रेमेडी आर्टिकल 32 और 226 में मिला हुआ है। ठीक है, तो ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के ही परव्यू में आपका बेसिकली फॉल करता है। तो केसी डेविस के डेफिनेशन में क्या है, इन्होंने बताया पावर और प्रोसीजर के बारे में कि क्या एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज का पावर और प्रोसीजर होगा। तो इस कीवर्ड से आप इस डेफिनेशन को बेसिकली याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है एवी डाइसी का। अब देखो, इस डेफिनेशन का भी क्रिटिसिज्म काफी हुआ है। अब सबसे पहले ये जान लो, एविडाइसी को जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में हम लोग बहुत जगह पढ़ेंगे, रूल ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट में बहुत पढ़ेंगे, बट आपको ये पता होना चाहिए कि एविडाइसी को जब, जैसे फ्रांस में आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डेवलप हुआ था, एविडाइसी किस पीरियड में जिंदा थे? इनका डेथ हमको लग रहा है 1922 में हुआ था और 1830 के अकॉर्डिंग अराउंड ये उनका बर्थ हुआ था। तो उस समय फ्रांस में तो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आपका पिक्चर में आ चुका था। तो इन्होंने जब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के कॉन्सेप्ट को वहां स्टडी किया तो इन्होंने शुरू में पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को रिजेक्ट कर दिया था 1885 में, कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कोई लॉ होता ही नहीं है, कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जैसा कोई लॉ नहीं होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर ही आएगा, वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के एम्बिट में ही आएगा, उसको एक सेपरेट लॉ बनाने की जरूरत ही नहीं है। बट फिर बाद में कुछ समय के बाद जब 20वीं सदी आई तो फिर इन्होंने भी एक्सेप्ट किया, ठीक है, कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ लॉ। तो ये भी क्वेश्चन मैंने कहीं देखा था, ठीक है, जब मैं नोट्स प्रिपेयर कर रहा था इस पर्टिकुलर क्रैश कोर्स के लिए, कि ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, इन विच ईयर एबी डाइसी लाइक रिजेक्टेड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो कोशिश कीजिए इन सब चीजों को भी याद करते चले साथ साथ में। अब इनका इसका डेफिनेशन क्या था, तो सबसे पहले तो इसका बुक का भी नाम याद कर लेना। ये भी ध्यान में रखना कि ये सब जो बुक्स जो फेमस जूरिस्ट के जो होते हैं, ये सब भी आपको याद हो जाए तो सही रहता है, प्रीलिम्स में इससे भी क्वेश्चन आपको काफी मिल जाता है। तो एविडाइसी का जो बुक था जिसमें इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को डिफाइन किया है, दैट इज लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने किस तरीके से डिफाइन किया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डिनोट्स दैट पोर्शन ऑफ नेशंस लीगल सिस्टम, नेशन के लीगल सिस्टम का वो पोर्शन है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो डिटरमाइन करता है लीगल स्टेटस एंड लाइबिलिटीज ऑफ ऑल स्टेट ऑफिशियल्स। यहाँ पे ऑफिसेस वर्ड है, मिस स्पेलिंग है, कि स्टेटस और लाइबिलिटी ऑफ ऑल स्टेट ऑफिशियल्स, कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो नेशनल लीगल सिस्टम है उसका वो पार्ट है जो कि जो भी स्टेट के ऑफिशियल्स हैं, स्टेट के जो ऑफिसर्स हैं, उनके लाइबिलिटीज को और उनके स्टेटस को जो है डिटरमाइन करता है। ठीक है, कि उनका क्या लाइबिलिटी होगा व्हेन दे डील विथ प्राइवेट इंडिविजुअल, विच डिफाइंस द राइट एंड लाइबिलिटी ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल इन देयर डीलिंग विद देयर पब्लिक ऑफिशियल। यानी एबी डाइसी ने सिंपली बोला कि स्टेट का काम कौन करता है? पब्लिक ऑफिशियल्स। और ये पब्लिक ऑफिशियल्स जो है का जब इंडिविजुअल के साथ रिलेशन देखा जाएगा, क्योंकि ये प्राइवेट ऑफिशियल किसके लिए काम करेंगे? पब्लिक के लिए। पब्लिक में जो है कौन है? सभी इंडिविजुअल्स हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या राइट और लाइबिलिटीज होगा, इसको गवर्न करता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो एविडाइसी का डेफिनेशन काफी सिंपल है। इसके डेफिनेशन को याद करने के लिए आप सिंपली ये समझ सकते हैं, ठीक है, कि इसने बताया कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ वो पोर्शन है नेशनल लीगल सिस्टम का जो कि लीगल स्टेटस और लाइबिलिटी किसका बताता है? स्टेट ऑफिशियल का, इन डीलिंग विथ प्राइवेट इंडिविजुअल। ठीक है, अब इस डेफिनेशन में बहुत ही आपको इसका भी क्रिटिसिज्म किया गया है। इसका क्रिटिसिज्म क्यों किया गया है? क्योंकि एवी डाइसी ने अपने डेफिनेशन में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर सब्जेक्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का सब्जेक्ट बस पब्लिक ऑफिशियल्स को माना है, कि बस जो ऑफिसर्स हैं, पब्लिक ऑफिसर यानी आईएएस, आईएफएस, डीएम, जो ये सब पब्लिक ऑफिशियल्स हैं, ऑफिसर्स हैं, केवल उसी को जगह दिया है एविडाइसी ने। मे बी लाइक एविडाइसी ने ऐसा कहा है क्योंकि उस समय तो पब्लिक ऑफिशियल्स ही बेसिकली रहते थे। बट अब हम लोग क्या देखते हैं कि बहुत सारे पब्लिक कॉर्पोरेशंस, ठीक है, कमिटीज, कमीशन, ये सब भी अब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी परफॉर्म करती है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, ये सब कोई एक ऑफिशियल तो नहीं है, ये सब तो एक बॉडी है। ये सब भी आपका एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी आज के टाइम में परफॉर्म करती है। ठीक है, तो इसके डेफिनेशन में सबसे बड़ा डिमेरिट यही था डाइसी के डेफिनेशन में, कि इसने बस एक एस्पेक्ट को देखा था एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का, दैट इज जुडिशियल कंट्रोल ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स।
ठीक है, और इसने जो पब्लिक कॉर्पोरेशंस जो फंक्शंस परफॉर्म कर रही है उसको एक्सक्लूड कर दिया था। तो इस कारण इसके डेफिनेशन को क्रिटिसाइज किया गया था। तो एविडाइसी का डेफिनेशन 2 बार देखिएगा, आपको ये याद आ जाएगा। आई थिंक इसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी। ठीक है, उसके अलावा भी 3-4 और डेफिनेशन आपको इंपॉर्टेंट है। हॉलैंड का डेफिनेशन है, हॉलैंड का भी डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है। हॉलैंड का जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज द लॉ रिलेटिंग टू द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंटल पावर। अच्छा, कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंटल पावर एक और किसके डेफिनेशन में था? वेड में सर, वेड में था, HWR वेड। यस, वेड में था। ठीक है, so administrative law is the law relating to control of governmental power. It covers the legal principles governing the relationship between government and individual, including the power and duty of government officials, the remedies available to individuals when their rights are violated, and the rules governing the functions of administrative agency. तो ये बेसिकली रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहा है, गवर्नमेंट और एंड इंडिविजुअल। अब देखिए ये सारे डेफिनेशंस आपको पढ़ने होंगे, ठीक है, सब में बात एक ही की जा रही है, लेकिन प्रीलिम्स एग्जाम में याद रखने के लिए आपको पढ़ना होगा। तो अब इसको, इसमें क्या डिफरेंट वर्ड है जो बाकी में नहीं है, ये बात करता है रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल। एविडाइसी में कीवर्ड क्या है? इट इज दैट पोर्शन ऑफ नेशनल लीगल सिस्टम जो कि पब्लिक ऑफिशियल्स को इंडिविजुअल के रिलेशन के साथ रेगुलेट करता है। आइवरी जेनिंग्स में क्या कीवर्ड था? ऑर्गेनाइजेशन, पावर और ड्यूटी। आइवरी जेनिंग्स के बाद कौन सा हम लोग देखे थे? वेड। वेड में क्या कीवर्ड था? कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंटल पावर और रेमेडीज वगैरह, इन सब के बारे में बात की गई है वहां पे। ठीक है, फिर हॉलैंड में आप रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल, इस डेफिनेशन में ये वर्ड यूज किया गया। ये वर्ड कहीं पे यूज नहीं किया गया है बाकी डेफिनेशन में, बस याद करने के पर्पज से, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस याद करने के पर्पज से मैं बोल रहा हूँ कि आप इस कीवर्ड को बाहर करके हॉलैंड के साथ आप लिखकर इसको याद कर सकते हैं। इसमें रिलेशनशिप, प्रीलिम्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल का बात किया गया है। लगभग बात तो सब में एक ही किया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का डेफिनेशन सब तो एक ही जैसा देंगे। ठीक है, तो इसमें ये कीवर्ड्स है, इसमें ये बताता है कि इट कवर्स द लीगल प्रिंसिपल गवर्निंग द रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल। और हॉलैंड ने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पे जो बुक लिखा था उसका नाम था इंट्रोडक्शन टू अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ 1958। ठीक है, तो ये बुक का भी नाम याद रखिएगा। और इसमें इसने पब्लिक लॉ का 6 डिवीजन किया था, जिसमें से एक बोला था कि इट इज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज वन ऑफ द 6 डिविजन्स ऑफ पब्लिक लॉ। ये सब चीजें बस आपको रटना है प्रीलिम्स के लिए। आगे कुछ और डेफिनेशंस देख लेते हैं। गार्नर का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, और प्रोफेसर उपेंद्र बख्शी का। उपेंद्र बख्शी और आइवरी जेनिंग्स एक एक बार पूछा जा चुका है ऑलरेडी बिहार जुडिशरी में। ठीक है, गार्नर का डेफिनेशन क्या है? ये भी काफी सिंपल है। गार्नर के डेफिनेशन में देखो कोर्ट्स के रोल के बारे में यहां बताया गया है। गार्नर के डेफिनेशन में बताया गया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ मे बी डिस्क्राइब्ड एज दोज रूल्स which are recognized by the court as law and which relate to regulate the administration of government। गार्नर ने बोला कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ तब बना जब वो रिकॉग्नाइज किया गया, किसके थ्रू? कोर्ट के थ्रू। हम लोगों ने भी देखा ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का इवोल्यूशन कैसे हुआ है, जुडिशियल डिसीजंस के थ्रू हुआ है। तो गार्नर ने बताया कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ वो रूल्स है जिनको की कोर्ट रिकॉग्नाइज करती है एज अ लॉ, कि वो गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन को रेगुलेट करने के लिए वो लॉ है। जब कोर्ट उनको रिकॉग्नाइज कर लेती है तब वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कहलाते हैं। तो गार्नर के डेफिनेशन में सिंपली आप ये देख सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को लॉ तब माना जाता है जब उसे कोर्ट्स ने रिकॉग्नाइज कर लिया। ठीक है, फिर आता है आपका आईपी मेसी। ठीक है, इनका बुक भी है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पे। इनका जो डेफिनेशन है इसमें इन्होंने कीवर्ड जो है क्वासी एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी वर्ड यूज किया है। ये आपका कीवर्ड हो सकता है याद करने के लिए डेफिनेशन को। तो इनका डेफिनेशन क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एज दैट ब्रांच ऑफ पब्लिक लॉ व्हिच डील्स विद ऑर्गेनाइजेशन एंड पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड क्वासी एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी। इसने बताया कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी और क्वासी एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी। अब क्वासी कब हो जाता है? तो हम लोगों ने देखा कि एग्जीक्यूटिव अपना लॉ क्या क्या परफॉर्म करती है। एग्जीक्यूटिव अपना, एक तो प्राइमरी लॉ है लॉ को एग्जीक्यूट करना, दूसरा वो लेजिस्लेटिव फंक्शन भी परफॉर्म करती है, तीसरा वो जुडिशियल फंक्शन भी परफॉर्म करती है। तो जब एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव फंक्शन परफॉर्म कर रही है तो उसको क्वासी जुडिशियल
पावर कहते हैं, और जब वो अपना जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म कर रही है तो उसको, सॉरी, इसको क्वासी लेजिस्लेटिव पावर कहते हैं, और जब वो जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म कर रही है तो क्वासी जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म करती है। तो इस बात को रिकॉग्नाइज आईपी मेसी ने किया कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ वो ब्रांच है पब्लिक लॉ का जो कि डील करता है ऑर्गेनाइजेशन और पावर किसका, एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी, और साथ ही साथ जो क्वासी एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी, क्योंकि अब तो केवल एग्जीक्यूशन का काम नहीं करती ना एग्जीक्यूटिव, अब तो लॉ भी बनाती है। क्वासी लेजिस्लेशन का जो पावर है, जुडिशियल एक्टिविटी भी करती है, जिसको क्वासी जुडिशियल पावर्स कह सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने यही बताया कि इट इज पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड quasi administrative agency and prescribes principle and rule by which official action is reached and reviewed in relation to individual liberty and freedom। ठीक है, तो इसमें कीवर्ड याद रखिएगा, quasi administrative agencies को। ठीक है, फिर प्रोफेसर उपेंद्र बख्शी का डेफिनेशन थोड़ा लंबा है, बट उसमें जो कीवर्ड यही है आपका है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज अ स्टडी ऑफ पैथोलॉजी ऑफ पावर इन अ डेवलपिंग सोसाइटी। जो पावर जो है, डिफरेंट पावर जो एक्सरसाइज कर रही है आपके सोसाइटी में, जब से लेसेज फेयर से हम वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट में गए हैं, तो उसके स्टडी को ही हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कहते हैं। इट इज स्टडी ऑफ पैथोलॉजी ऑफ पावर इन अ डेवलपिंग सोसाइटी। ठीक है, ऑस्टिन का भी डेफिनेशन है। ऑस्टिन जो है क्या बताता है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज दैट पोर्शन ऑफ लॉ which determines legal status and liability of officials, ये भी ऑफिशियल का बात करता है, whether of superior or subordinate rank towards one another and towards private individual, कि उन पब्लिक ऑफिशियल्स का आपस में क्या रिलेशन होगा और प्राइवेट इंडिविजुअल्स के साथ जब वो डील करेंगे तो क्या रिलेशनशिप होगा। इस पोर्शन ऑफ लॉ को जो डील करता है पार्ट, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कहते हैं। तो इसमें आप कीवर्ड्स में सुपीरियर और सबॉर्डिनेट रैंक का जो बात किया गया, इस चीज को आप ध्यान में रख सकते हैं ऑस्टिन के डेफिनेशन को करने के लिए। तो आई थिंक इतना डेफिनेशन आपका एनफ है। इसके अलावा सीके टकमानी का डेफिनेशन अगर देखना होगा तो देख लीजिएगा, बट आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द डेफिनेशन व्हिच कैन बी पॉसिबली आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। इसके अलावा ज्यादा कुछ डेफिनेशन है भी नहीं, है ना, यही सब आपके इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो आई होप आप लोग को कीवर्ड्स याद होगा। एक बार उसको हम लोग रिवाइज करते हैं कीवर्ड्स को, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी आगे बचा हुआ है, अभी जाइएगा नहीं, अभी 2-3 टॉपिक और बचे हैं, मतलब छोटे छोटे ही टॉपिक है और 15-20 मिनट लगेगा। पहले डेफिनेशंस पे आते हैं। गार्नर के डेफिनेशन में क्या कीवर्ड आप मिलता है आपको? कोर्ट्स Rule developed by court. रिकॉग्नाइज्ड बाय इसमें कोर्ट। सर रिकॉग्नाइज्ड बाय कोर्ट। ठीक है, ये आप Recognized. इसको आप याद कर सकते हैं। हॉलैंड के डेफिनेशन में कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट पावर, कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट रिलेशनशिप बिटवीन और सर इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल। यस, इससे याद कीजिए, कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट से एक जगह कंफ्यूज हो जाइएगा, रिलेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल। सर ऑस्टिन पीडीएफ में, मिल जाएगा। ऑस्टिन में सबऑर्डिनेट सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट रैंक, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट रैंक। आइवरी जेनिंग्स ओपीडी, ऑर्गेनाइजेशन पावर एंड ओपीडी, वेरी गुड, ऑर्गेनाइजेशन पावर ड्यूटी फंक्शन, इसके बारे में बस इसमें बताएगा। वेड में, इसमें आप ये याद कर लीजिए, कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट पावर। Control. क्वासी एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी का बात किसके डेफिनेशन में है? आईपी मास्टर, आईपी ऐसे मेसी, मैसी में आपका क्वासी एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी का। और किसी का मिस हो रहा है यहाँ पे? AP Davis. एक उपेंद्र बख्शी होगा सर। अच्छा, डाइसी का दैट पोर्शन ऑफ Pathology. लीगल सिस्टम जो कि पब्लिक ऑफिशियल्स को रेगुलेट करता है। पैथोलॉजी ऑफ पावर किसमें है? बख्शी, बख्शी सर, बख्शी उपेंद्र। उपेंद्र बख्शी। ठीक है, और एक और कौन सा मिस हो रहा है? केसी Yes, डेविस का। सर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। क्लास में बीच में इंटरप्ट मत कीजिए ना, आप मैसेज करके पर्सनली पूछ लीजिएगा। Administrative Agency. एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज के बारे में बात।
ठीक है, तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, राइट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को कुछ कुछ इसके अंदर थ्योरीज है वो देखेंगे, फिर हम लोग ये भी देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के डिफरेंस के बीच। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंसेस है, और वहां पे भी बहुत सारे जूरिस्ट ने क्या बताया है रिलेशनशिप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में। तो रीजंस पे आते हैं, रीजंस फॉर द ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। What are the major reasons for the growth of administrative law? तो देखो इसके रीजंस को पॉइंट आउट किया गया था, और मतलब ऑफिशियली पॉइंट आउट किया गया था, ऐसे तो हम लोग डिफरेंट बुक में पढ़ते ही है। ऑफिशियली पॉइंट आउट किया था लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने 24th रिपोर्ट में बहुत सारे रीजंस को पॉइंट आउट किया विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इन इंडिया। नाउ व्हाट आर दोस? चेंज इन द स्कोप एंड कैरेक्टर ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम लेसेज फेयर टू मेजर वेलफेयर स्टेट। ये तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से हम पुलिस स्टेट से फिर लेसेज फेयर वाला जो स्टेट था जिसमें मिनिमम गवर्नमेंट कंट्रोल होता था, मिनिमम इंटरफेरेंस होता था, वहां से हम कैसे वेलफेयर स्टेट की तरफ बढ़े। उसके बाद और क्या क्या रीजंस हो सकता है, ठीक है। आपसे एग्जाम में इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द रीजन फॉर द ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और नॉट। दूसरा, फ्लेक्सिबल नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का नेचर काफी फ्लेक्सिबल है, ठीक है। अब मान के चलिए कोई लॉ बनाना है, ठीक है, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को गवर्न करने के लिए, तो अब पार्लियामेंट का लॉ बनाने का जो पावर है वो काफी रिजिड है। पहले लोकसभा पास करेगी, फिर राज्यसभा पास करेगी, फिर प्रेसिडेंट असेंट देगा, तब जाके लॉ बनेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ काफी फ्लेक्सिबल होता है। कोविड टाइम में सिचुएशन ऐसा आया कि नहीं, शादी वगैरह भी होना जरूरी है, साथ में लोगों का हेल्थ भी प्रोटेक्ट करना है, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने ये रूल बना दिया कि 50 से ज्यादा लोग शादी में इकट्ठा नहीं होंगे, ठीक है। तो कहीं दंगा फसाद हो गया तो लोगों का जो है वहां पे मूवमेंट रोक दिया गया, ठीक है। 144 लगाने से लगा दिया गया, कोई ऑर्डर दे दिया गया कि इतने लोग इकट्ठा एक साथ नहीं बैठ सकते हैं अगर एरिया में कोई उस तरीके का डिस्टर्बेंस है तो ये सब क्या, इन सब के लिए मान लिया कोई अचानक से कोई डिस्प्यूट, कोई रायट, दंगा अगर शुरू हो जाता है, आप पार्लियामेंट के लॉ बनाने का इंतजार तो नहीं करेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ काफी फ्लेक्सिबल होता है, जैसा सिचुएशन होता है उस तरीके से वो लॉ वहां पे बनाया जा सकता है और काफी जल्दी बनाया जा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन, वही हो गया कि मान लिया कोई उस तरह का नीड है, पर्टिकुलर नीड है, कोविड जैसा सिचुएशन, एनवायरमेंट, पॉल्यूशन, बहुत कुछ इस तरह के सिचुएशन अगर अराइज हो जाते हैं तो वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ काफी हैंडी हो जाता है। साथ ही साथ ओवरबर्डन्ड जुडिशरी भी जो है वो भी एक रिस्पॉन्सिबल था एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के ग्रोथ के लिए, क्योंकि ओवरबर्डन्ड जुडिशरी के कारण हमें एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनाना पड़ा, और उन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को के पावर्स को रेगुलेट करने के लिए आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की जरूरत पड़ती है। तो ये सब बेसिकली आपका रीजंस है आपके ग्रोथ का एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। अब आइए नेक्स्ट कि व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या सोर्स है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के 3-4 सोर्स होते हैं। अब इसमें वो सब कस्टम वगैरह नहीं होता है, इसमें आपका पहला सोर्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन। सोर्सेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ये आपको क्या मिलता है, ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे मिलता है, कोई बता सकता है हमको? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का कोई सोर्स खोजो। 320 32 312 ऑल इंडिया सर्विस का है ना, 312। तो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी का गठन कर रहा है ना, हम बोल रहे हैं सोर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। So Article 32, 32, 226, 136. 13 sir, Article 13. वेरी गुड, वेरी गुड। आर्टिकल 13(3), आर्टिकल 13(3)A में आप पढ़ते हैं ऑर्डर हुआ, रूल्स हुआ, बाई लॉज हुए, रेगुलेशंस हुए, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के अंदर एक्सरसाइज किया जाता है। ये सब ऑर्डर्स, रूल्स, बाई लॉ, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशन, ये सब कौन लाता है, ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी ऑफिशियल्स हैं उनको ये सारा पावर दिया गया है, और इन सबको लॉ की तरह रिकॉग्नाइज किया गया है अंडर आर्टिकल 13(3)A। फिर आपके जो
एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स बने हैं उनके लिए आपका 323A और 323B जो है वो उनका गठन करता है। ठीक है, फिर 32 और 226 भी आप कह सकते हैं कि जो आप रेमेडीज जो आप देते हैं उसके बारे में 32 और 226 में बात की गई है। तो ये सब क्या है, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का सोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन से ही एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की उत्पत्ति हुई है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स को लॉ कहां माना गया है? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स क्या होते हैं? रूल्स, बाई लॉ, रेगुलेशन, ये सब को लॉ कहां माना गया है? आर्टिकल 13(3)A में माना गया है। ठीक है, क्या रेमेडी देंगे ये कहां बताया गया है? 32 226 में। ट्रिब्यूनल्स कौन कैसे कॉन्स्टिट्यूट होंगे? 323AB। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आपका मेन सोर्स जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का कौन सा है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके अलावा और भी सोर्स होते हैं स्टैट्यूट के थ्रू। स्टैट्यूट के थ्रू भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का काफी डेवलपमेंट हुआ है। जैसा मैंने बताया कि बहुत सारे लॉ के अंदर ही डिपार्टमेंट्स बना दिए गए हैं, बहुत सारे बोर्ड बना दिए गए हैं, बहुत सारे अथॉरिटी बना दिए गए हैं उसको रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, जैसे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होगा आपका, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हो गया। ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर आपको एक अथॉरिटी बना दिया गया है। तो ये सब क्या है? ये सब आपका सोर्स हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। फिर जुडिशियल डिसीजन तो होता ही है। ठीक है, फिर आपका नोटिफिकेशन सर्कुलर, जो भी कमिटीज के रिपोर्ट होते हैं, कमीशंस के रिपोर्ट होते हैं, ये सब आपका मेनली सोर्स हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। देखो, जहां पे नेसेसरी रहेगा वहां पे हम लोग उसको डिस्कस भी करेंगे, जहां उतना नेसेसरी नहीं है उसमें वहां पे हम लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे, है ना। तो नेक्स्ट आइए, रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। एग्जाम में इससे क्वेश्चन भी आया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिमिलैरिटी बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो इसके लिए आपको इन दोनों के रिलेशनशिप को जानना नेसेसरी है, और साथ ही साथ इसके इन दोनों के रिलेशनशिप पर भी काफी जूरिस्ट के काफी सारे ओपिनियंस थे, वो भी आपको जानना जरूरी, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो अब देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ये दोनों काफी क्लोजली रिलेटेड है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ दोनों क्लोजली रिलेटेड है, और हमेशा ये ओवरलैप करता है। ओवरलैप कहां कहां करता है? 32 में। 32 में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के अगेंस्ट भी जो जा सकता है उसके लिए भी है, साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी दिया गया है। फिर 226, 227, 300, 311। तो आपका ये सब जो आर्टिकल्स क्या है, ये सब बेसिकली आपका ओवरलैपिंग प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बीच में। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बीच में जो ओवरलैपिंग होता है उसको एक टर्म दिया गया है, जिसको याद रखिएगा, उसको बोला जाता है वाटर स्टेट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ठीक है, और इसको एक डॉक्ट्रिन भी बोला जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ वाटर स्टेट्स, जो कि हेल्प करता है डिमार्केट करने में डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बहुत हद तक एक दूसरे में इंटरमिक्स्ड है। कितनी बार उन दोनों के बीच में बाइफर्केशन करना नेसेसरी नहीं होता है, और उन लोग का जो मीटिंग पॉइंट्स होता है उसको बोलते हैं वाटर स्टेट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ठीक है, तो इस डॉक्ट्रिन के थ्रू आप पता करते हैं कि क्या इस प्रोविजन का कौन सा पार्ट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के ब्रांच में आएगा, कौन सा पार्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के ब्रांच में आएगा। अब यहाँ पे काफी सारे जूरिस्ट हैं जिनके ओपिनियंस को भी हमें डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है किथ का। किथ का जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या है कि इट इज लॉजिकली इम्पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, यहां मिस हो गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एंड ऑल अटेम्प्ट्स टू डू सो आर आर्टिफिशियल। ये लॉजिकली इम्पॉसिबल है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बीच में डिफरेंशिएट करने का, और अगर आप ऐसा करने का कोशिश भी कर रहे हैं तो ये आर्टिफिशियल वे में आप कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में ही एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पूरा का पूरा इंटरमिक्स्ड है। तो ये किसका कहना था कि इट इज लॉजिकल इम्पॉसिबल? इट वाज सेड बाय किथ, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन इज ऑफ हॉलैंड। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, पहले के एग्जाम्स में काफी बार पूछा गया है।
हॉलैंड का क्या कहना था कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ डिस्क्राइब्स द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट एट रेस्ट while administrative law describes them in motion। अब इसका मतलब है कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ केवल ये बताता है कि वेरियस ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट किस तरीके का होगा, ठीक है, कि पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, उसका एक चेयरमैन होगा, उसमें इतने सारे मेंबर्स होंगे, उसमें एक वुमेन मेंबर होगी, जो फाइनेंस कमीशन होगा वो कितने साल के लिए बनेगा, उसका कौन चेयरमैन होगा, कौन उसका एक्स ऑफिसियो मेंबर होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ डिस्क्राइब करता है गवर्नमेंट के बहुत सारे ऑर्गन्स को एट रेस्ट कि वो कैसा होगा, बट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डिस्क्राइब्स देम इन मोशन कि जब वो एक्शन में आएगा, जब वो एक्ट करना शुरू करेगा, जब एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एक्ट करना शुरू करेगी तो वो कैसे एक्ट करेगी, वो नेचुरल जस्टिस को फॉलो करेगी, अपने डिस्क्रिप्शन का प्रॉपर एक्सरसाइज करेगी, अपने डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के रिस्ट्रिक्शन के अंदर वर्क करेगी। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, वो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एट रेस्ट कि वो कैसे बने हैं, बस उसके बारे में बात करता है। और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक्चुअली वो कैसे मोशन में कैसे एक्ट करेंगे उसके बारे में आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बोलता है। तो हॉलैंड के डेफिनेशन में आपको यही मिलता है। हॉलैंड ने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पे क्या बताया कि इट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ डिस्क्राइब्स द गवर्नमेंट वेरियस ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट एट रेस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डिस्क्राइब्स देम इन मोशन। नेक्स्ट इज आइवरी जेनिंग्स। आइवरी जेनिंग्स ने इनके रिलेशनशिप के बारे में क्या कहा है कि जनरल प्रिंसिपल रिलेटिंग टू ऑर्गेनाइजेशन पावर एंड पावर ऑफ अदर ऑर्गन अलोंग विद देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ठीक है, कि जो भी ऑर्गन्स हैं उनका क्या पावर है, क्या इंटर रिलेशन है, उन पावर्स का क्या म्यूचुअल रिलेशनशिप है उन ऑर्गन्स के बीच में, वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का सब्जेक्ट मैटर है। ठीक है, whereas premise of administrative law deals with organization, function and power of administrative authority। अब उन ऑर्गन्स को हेल्प करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में आपके जो ऑर्गन्स बनाए गए हैं, जो कमीशन, ठीक है, या अथॉरिटीज या ऑर्गन्स बनाए गए हैं, उसको हेल्प करने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो है वर्क करती है, जो उसके बिहाफ पे डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और अथॉरिटीज वर्क करती है, उनके फंक्शंस और पावर्स को जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में डील किया गया है। ठीक है, तो इसको भी देख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट आपका एक रिलेशन पे ऑब्जर्वेशन है। और लास्ट है आपका मेटलैंड का ऑब्जर्वेशन। मेटलैंड ये भी काफी इंपॉर्टेंट ज्यूरिस्ट है, लॉ ऑफ इक्विटी में आपको और ट्रस्ट में काफी इनको पढ़ना होता है। इनका क्या कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ डील्स विथ स्ट्रक्चर and the broader rules which regulate the function of authorities, while administrative law deals with details of those functions। कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ केवल और केवल क्या स्ट्रक्चर होगा किसी अथॉरिटी का और क्या ब्रॉडर रूल्स बताया गया है कि क्या फंक्शंस वो परफॉर्म करेंगे, बट उन फंक्शंस के डिटेल के बारे में कि वो कैसे वो फंक्शन एक्सरसाइज करेंगे, किस हद तक एक्सरसाइज करेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो सारे डिटेल्स आपको कौन बताता है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो दिस इज द बेसिक रिलेशनशिप बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। इसको हम लोग कंसेप्चुअली नहीं देखे हैं क्योंकि अभी हम लोग प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं, तो इसको हम लोग जूरिस्ट के ओपिनियंस जो है उसके थ्रू हम लोग इसको देखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चंस जो आपसे प्रीलिम्स से पूछेगा मेनली इन्हीं एरिया से आपसे पूछेगा। ठीक है, फिर कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं, एक दो डिफरेंसेस देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बीच में। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अगर जीनस है तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है, उसका एक स्पीसी है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का उत्पत्ति ही आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से होता है। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जितने भी ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के उन सब से डील करता है, बट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ केवल एक ऑर्गन से डील करता है। कौन सा है वो, एग्जीक्यूटिव, है ना। अब आइए आज के क्लास का सबसे लास्ट स्लाइड जो हम लोग देखेंगे, यहां पे हम लोग दो थ्योरी देखेंगे, दो थ्योरी जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में चलता है। एक है रेड लाइट थ्योरी और एक है ग्रीन लाइट थ्योरी। ये भी आपके प्रीलिम्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। द रेड लाइट एंड ग्रीन लाइट थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। वेट
Am I audible? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो इसमें देखो, इसमें दो थ्योरी होता है। ये दो थ्योरी किसने दिया था वो सबसे पहले हम जान लेते हैं। इन थ्योरी को दिया था हार्लो एंड रोलिंग्स ने। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, हार्लो एंड रोलिंग्स। 1948 में इन्होंने ये थ्योरी दिया था, रेड लाइट और ग्रीन लाइट थ्योरी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पे। अब ये थ्योरी दिया गया है किस पॉइंट ऑफ व्यू से? ये दिया गया है कि बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का क्या ऑब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है उसी के इर्द गिर्द वो लॉ डेवलप होता है। तो एक है आपको रेड लाइट थ्योरी, तो ऑब्वियसली नाम से ही देखिए इसमें कुछ टफ रूल्स बनाए गए होंगे रेड लाइट थ्योरी में, और एक है ग्रीन लाइट थ्योरी। ग्रीन लाइट थ्योरी में ऑब्वियसली थोड़े फ्लेक्सिबल रूल्स बनाए होंगे। तो सिमिलरली इसी पैटर्न पे ये दोनों थ्योरी है। तो रेड लाइट थ्योरी क्या बताता है उसको पहले देखते हैं। रेड लाइट थ्योरी का मेन ऑब्जेक्ट जो है वो ये है कि गवर्नमेंट के पावर को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के ऑब्जेक्ट को बताता है कि इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है रेड लाइट थ्योरी के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट के पावर को कंट्रोल करना। और उसके लिए मेन मैकेनिज्म क्या है आपका? जुडिशियल रिव्यू। कि जुडिशियल रिव्यू के थ्रू आप जो है गवर्नमेंट के एक्शंस को कंट्रोल करेंगे। कि गवर्नमेंट थोड़ा भी अपने पावर से को एक्सीड करती है या पावर्स को फॉलो नहीं करती है, प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं करती है, जुडिशियल रिव्यू के थ्रू उसको कंट्रोल करेंगे। और यही एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का मेन ऑब्जेक्ट होना चाहिए इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, बट इस थ्योरी को काफी क्रिटिसाइज किया जाता है क्योंकि ये काफी इनहेरेंटली डेंजरस है और इट इज सब्जेक्ट टू अब्यूज। ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज को आप ज्यादा कंट्रोल करेंगे तो ऑब्वियसली वहां पे, किसी भी चीज को आप ज्यादा कंट्रोल करेंगे तो ऑब्वियसली वहां पे कुछ इश्यूज वहां पे अराइज होगी। थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी हर जगह नेसेसरी होता है। इसीलिए एक ग्रीन लाइट थ्योरी भी इन लोगों ने दिया कि ग्रीन लाइट थ्योरी के अकॉर्डिंग इसका मेन पर्पस क्या होता है कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है वो उनको अपना डिसीजन रीच करने में डिजायर्ड रिजल्ट अचीव हो सके, तो उसके लिए थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी नेसेसरी है। इसके अकॉर्डिंग जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स हैं या एजेंसीज, उनको अपना पब्लिक गोल अचीव करने के लिए इफिशिएंट और इफेक्टिवली उसको परस्यू करने के लिए हेल्प करना आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का मेन ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ना कि रेड लाइट थ्योरी की तरह एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस को कंट्रोल करना, जुडिशियल कंट्रोल करना। ठीक है, तो ग्रीन लाइट थ्योरी को ज्यादा फ्लेक्सिबल बोलते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि ये ज्यादातर मतलब लाइक आपका इस तरीके का अप्रोच होता है कि वो फैसिलिटेट करता है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को अपना एक्ट करने में और उनको ज्यादा से ज्यादा डिस्क्रिशन प्रोवाइड करता है। तो अब क्वेश्चन है कौन सा थ्योरी हम फॉलो करते हैं? तो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में दोनों थ्योरी होता है। जुडिशियल रिव्यू का भी चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं, है ना, कि गवर्नमेंट का कोई भी एक्शन है उसको कंट्रोल करने के लिए जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। ठीक है, आपका एल चंद्र कुमार का केस जो है वो बोला भी गया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज का कोई भी अगर पावर एक्सीड करता है तो वहां हम जुडिशियल रिव्यू करेंगे, वो एक बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो रेड लाइट थ्योरी फॉलो करते हैं, बट साथ ही साथ हम लोग डिस्क्रिशंस भी एप्टली प्रोवाइड करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को। तो ग्रीन लाइट थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन वाला चैप्टर पढ़ते हैं, है ना, एक चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन का। रेड लाइट थ्योरी में हम लोग जुडिशियल रिव्यू का चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है उसमें दोनों को ही प्रॉपर जगह दी गई है। ठीक है, तो खैर ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब इंपॉर्टेंट था। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम डिटेल में ज्यादा डिस्कस नहीं किए बिकॉज आई थिंक लाइक इस क्रैश कोर्स में हम लोग प्रीलिम्स एग्जाम को ही मेनली टारगेट कर रहे हैं, बट जो नेसेसरी कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे ही करेंगे। जो डिटेल्ड लेक्चर्स है वो हम लोग का शाम में जो रेगुलर क्लास चलता है उसमें अभी भी चलता रहेगा। इसमें हम लोग ज्यादातर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ही करेंगे क्योंकि आपके बिहार यूडीसी में 15 से 16 सब्जेक्ट भी अलॉट है। तो हम लोगों ने 3 महीने का टाइम लिया है। आई थिंक 3 महीना काफी है। जब लास्ट टाइम हम लोग 31st में क्रैश कोर्स कराए थे तो हम लोग 1 महीने या 1.5 महीने का ही टाइम लिए थे, तो उसमें काफी ज्यादा वो हो जाता है, हैफेजार्ड हो जाता है, सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंटरमिक्स हो जाता है। आई थिंक 3 मंथ जो है अगर आप लोग भी रेगुलर क्लासेस अटेंड करते रहेंगे एनफ है प्रीलिम्स एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। टाइम वेस्ट नहीं कीजिए, डेट भी अनाउंस कर दिया गया है। तो बीपीएससी अब जो है जो डेट्स अनाउंस कर रही है पिछले 4-5 महीने से उस पर वो स्टिक कर रही है, तो खैर टाइम काफी है। अब उसके लिए आप लोग अच्छे से तैयारी अपना स्टार्ट कर दीजिए। जिन लोग का डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट नहीं है रिक्वायर्ड वो लोग जल्दी से जल्दी बनवा लीजिए। मान लिया किसी का रिजर्वेशन के लिए कोई सर्टिफिकेट चाहिए हो या फिर कॉलेज के रिकॉग्निशन वाला सर्टिफिकेट चाहिए हो तो सभी लोग उसको मंगा लीजिए जल्दी से जल्दी। ओके ठीक है, आज के क्लास में हम लोग इतना ही पे एंड करते हैं। अब आप लोग करिएगा क्या
एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का कोई भी एमसीक्यू बुक होगा उसका पहला चैप्टर जाके लगाइएगा, ठीक है, और देखिएगा आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं। अगर आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे तो फिर पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, ये सब भूल जाइएगा आप 5-6 दिन के बाद, ठीक है। तो इसीलिए जो कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का एमसीक्यू वाला किताब होगा आपके पास, वो सब जाके क्वेश्चन पहले चैप्टर का लगाइए। फिर नेक्स्ट क्लास में, कल के क्लास में हम लोग सेपरेशन ऑफ पावर, रूल ऑफ लॉ और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हम लोग पढ़ेंगे। ओके, चलो ठीक है। यस, किसी को डाउट है तो पूछ लो। यस, मोहम्मद तुफैल बोलो। सर वो कॉलेज वाला एफिलिएशन वाला हमेशा बनवाना पड़ेगा कि जो नहीं नहीं पिछले बार नहीं बनाए थे वही बनवाना? नहीं 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 नहीं, पहले का बना हुआ है तो बस वही काम करे, अभी भी वही काम Thank you. करे। किसी और को कोई डाउट है? एनीवन? चलो ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू सर।